नमामि आदिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधी। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग का जो 7 बजे का लेक्चर है ये बहुत बड़ी एक बीमारी पे है। कृपया मेरे को होस्ट बना दिया जाए तो मैं यहाँ शो कर पाऊंगा। डॉक्टर नवीन सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कृपया मुझे होस्ट बना दीजिए। शायद आवाज नहीं जा रही है मेरी। अभी हम लोग डीप वेन थ्रोम्बोसिस पे बात करने वाले। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है उस पे हम लोग बात करेंगे। कृपया मुझे होस्ट बना दिया जाए। शायद आवाज नहीं जा रही है, 1 मिनट रुकिए, मैं उनको कॉल करता हूँ। चलिए, कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए तब तक बात शुरू करता हूँ। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के पेशेंट आप लोग के पास जरूर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो होता है एक तरह से क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है डीप वेन में। अपना जो सेफनियस वेन है पैरों का, उसमें खून जम जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो हमारा पेन होता है बहुत ज्यादा होने लगता है। और इसको सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ये नाम से जाना जाता है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस नाम का जो डिसऑर्डर है, तो उसके वजह से क्या होता है कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने लगता है। और जो वेन्स है उसमें इन्फ्लेमेशन, सूजन आने लगती है। इसी को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस को डीप वेन थ्रोम्बोसिस ऐसे बोला जाता है। अब ये होता क्यों है? तो मिथ्या आहार विहार किया जाता है कि जैसे बहुत देर तक खड़े रह रहे हैं, बहुत वेगों का अवरोध कर रहे हैं, जितने भी अपने 13 वेग हैं उसको अवरोध कर रहे हैं। उसी तरह से वेगों का अवरोध या वेगों को जबरदस्ती उदीरण कर रहे हैं। क्योंकि हमारे वाग्भट जी ने बोला है, वेगान न धारित न उदीरियत। जबरदस्ती भी निकाला जाएगा वेगों को। जैसे अगर पॉटी में जा रहे, पॉटी का प्रेशर नहीं आ रहा लेकिन जबरदस्ती कर रहे हैं, तो वायु का प्रकोप होता है। तो ये क्या करता है कि वायु जो है वो सिराओं में चला जाता है। सिराओं में चला जाता है। कृपया म्यूट रखिए सोनी जी। ओए ओए सॉरी। प्लीज म्यूट रखिए। यस आज यस यस बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, म्यूट रखिए चलो बंद कर दो। प्लीज। डॉक्टर सोनी जी हमें यस 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 कर रही हूँ सर, हो नहीं पा रहा है। सब रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसे मत करिए प्लीज। तो ये क्या होता है कि जब वायु चला जाता है सिराओं में, उसकी वजह से रुक्षता बढ़ती है। और जो अपना रक्त धातु है वह कहीं ना कहीं सूखने लगता है। सूखने की वजह से क्या होता है कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब है कि ब्लड क्लॉट, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होना और अपने
सिराएं जो है, वेन्स है, उसमें स्वेलिंग हो जाना, ये कंडीशन हो जाती है। अभी ये जो मैं बता रहा हूं, ये अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिखेगा। अभी आप लोग देखिए, जो अपने बड़े बड़े वेन्स है ना, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, तो वेन्स जो है उसमें क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, और वेन्स में ये हो रहा है, इन्फ्लेमेशन भी हो रहा है, तो ये फॉर्मेशन होने लगता है। सिरागतवात ऐसे इसमें हम लोग बोल सकते हैं। सिराओं में वायु चला गया और उसकी वजह से रक्त को सुखा रहा है वो। उसी तरह से जो अभी नॉर्मली क्या होता है कि जो काफ मसल्स होते हैं ना, वो थ्रोम्बस अगर हो गया है किसी ना किसी कारण से, जो पेशेंट बहुत दिनों तक बेड पे लेटे हैं या फिर कोई ऐसे कंडीशन है, तो जो स्क्वीजिंग एक्शन होता है काफ मसल्स का, चलने में, उठने में, बैठने में, तो अपने आप बॉडी खुद उसको ठीक करना चाहती है, उसको डिसॉल्व करना चाहती है थ्रोम्बस को। लेकिन अगर हेतु सेवन इतना ज्यादा हो रहा है, रुक्ष आहार और विहार का सेवन हो रहा है, अति मैथुन किया जा रहा है, मोटे लोग हैं, बहुत ज्यादा चलना फिरना है नहीं, पैर लटका के बहुत देर तक काम करना पड़ रहा है, तो इन सबको डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने लगता है। कहीं ना कहीं ये बात रक्त जैसी भी संप्राप्ति होती है, कि आवरण जन्य संप्राप्ति होती है, वायु और रक्त को प्रकोपित करने वाले आहार विहार का सेवन किया जा रहा है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है ना, बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है। लेकिन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस अगर हुआ है, अगर वेन्स में इन्फ्लेमेशन है, तो वो ज्यादा हार्मफुल नहीं रहता है। लेकिन अगर थ्रोम्बस हो गया, वो थ्रोम्बस जाके कहीं ना कहीं पूरा पैर को ब्लॉक कर देगा, तो थ्रोम्बस बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। इसको हमें जानना समझना बहुत जरूरी है। एक मिनट मुझे म्यूट करने दीजिए। यहाँ अनम्यूट कर रहे हैं ना, तो सब रिकॉर्ड हो रहा है, और उसके वजह से सब डिस्टर्ब हो रहा है, मेरा भी रिदम नहीं आ पा रहा है मैं जो बता रहा हूँ। तो थ्रोम्बस जो रहता है ना, वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी तैयार कर सकता है। मतलब ये रक्त वाहिनी से जाके लंग्स में जा सकता है और श्वास नलिकाओं को भी ब्लॉक कर सकता है। इतना ये डेंजरस थ्रोम्बस होता है। या हार्ट में चला गया, तो वहां पे हार्ट को बंद कर सकता है। ये जो अनवांटेड चीज है। अब इसी को आयुर्वेद में कैसे बोलते हैं? चरक संहिता में विमान स्थान में जो स्त्रोतस शरीर है, उसमें क्या बताया? नहीं, चरक संहिता में बताया स्त्रोतो विमानीय, उसमें बताया है शारीर नहीं, वो तो इसमें है शारीर स्थान में, सुश्रुत के। यहाँ विमान स्थान में बताया अति प्रवृत्ति संगो व सिराणाम ग्रंथियों पीवा विमार्गमनम चेति स्त्रोतसम दुष्टि लक्षणम। सिराओं में ग्रंथि की उत्पत्ति होना, सिराओं में ग्रंथि की उत्पत्ति होना, यह भी कहीं ना कहीं अपना स्त्रोतस दुष्टि का एक कारण, एक हेतु, ये और लक्षण इस स्वरूप में हम लोग समझ सकते हैं। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है, वह सिराओं में ग्रंथि उत्पत्ति हो रही है, वही संप्राप्ति से इसको हमें समझना चाहिए, तो हम लोग ज्यादा इसको समझ पाते हैं। इसी तरह से ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, कुछ कुछ बीमारियों में भी दिखता है। जैसे कि एक बीमारी होता है बर्गर्स डिजीज, उसमें दिखता है। अगर कोआगुलेशन का डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर ऑफ कोआगुलेशन, उसमें हो सकता है। जो लोग एयर ट्रैवल करते हैं, अब जैसे अमेरिका से यहाँ आना है तो 24 घंटा लग जाता है इंडिया आने तक। मतलब आप न्यूयॉर्क से बैठेंगे और आप न्यू दिल्ली तक आएंगे तो 24 घंटे तक पैर लटका के आना पड़ता है। और कुछ लोगों को तो बार बार जाना आना पड़ता है, तो उनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस का कंडीशन हो जाता है। क्योंकि ट्रैवलिंग जो है, कहीं पर भी संक्रमण किया जाता है तो वायु का प्रकोप होता है, नींद पूरी नहीं होती है, वेगों का अवरोध होता है, और पैर लटके रहते हैं, तो ये स्थान संशय मिलता ही मिलता है। जंक फूड खाया जाता है एयर ट्रैवल में। उसी तरह से अगर बच्चे का जन्म हुआ, तो माताओं को भी हो सकता है ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ओल्ड एज में हो सकता है, या स्मोकिंग करने वाले लोग जो हैं, दिन रात स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उनका रक्त वाहिनियां दूषित हो रही है, रक्त धातु की दूषित हो रही है। या जो लोग प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट कर रहे हैं, उनको भी ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। इसी तरह से हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, पूरा हिप को रिप्लेस कर दिया, उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, खून जमा हुए हुए, क्योंकि हिप रिप्लेसमेंट थेरेपी के बाद बेड रेस्ट पर ज्यादा रहना पड़ता है, ज्यादा चलना फिरना नहीं होता, उसमें भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस ये कॉम्प्लिकेशन होता है। और जो लोग बहुत देर तक बैठे रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम जब लॉकडाउन में किया गया, तो लोग कैसे भी खाते थे, कभी भी उठते थे, तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे पाए गए जिनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस ये बीमारी हो गया। इसके लिए एलोपैथी में वेस्कुलर सर्जन होते हैं, खासकर जो आर्टरीज और वेन्स पे ही सर्जरी करते हैं। वो लोग सर्जरी से इधर उधर करके बाईपास करते हैं, कुछ कुछ करते हैं, तो उनको वेस्कुलर सर्जन एक स्पेशल ब्रांच दिया गया है।
आयुर्वेद के चिकित्सक ऑलराउंडर होते हैं। हम अपना शारीर जानते हैं, हम अपना दोष धातु मल जानते हैं, अग्नि जानते हैं, हम धातु अग्नि जानते हैं, तो हम अपने मेथड से ठीक कर देते हैं, क्योंकि हम लोग का साइंस जो है वो अलग ही साइंस है ना। तो अभी अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस का देखें तो शुरुआत में तो कोई सिम्टम्स दिखता नहीं है। कभी कभी इसमें चेस्ट पेन दिखता है, अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वो थ्रोम्बस अगर जाके कहीं ना कहीं रुकावट लाएगा, अति प्रवृत्ति संग होगा, संग ऐसा संप्राप्ति दिखेगा, स्त्रोतस की दृष्टि का लक्षण, थ्रोम्बस जो है, जो ब्लड क्लॉट है, वो जाके लंग्स में जाके बैठ गया, तो उसकी वजह से चेस्ट पेन होता है। अगर काफ मसल में, ये अगर पैरों में अटका हुआ है थ्रोम्बस, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, मसल्स को ब्लड नहीं मिल पा रहा है ठीक से, और कहीं ना कहीं संग यहाँ पर भी हो रहा है, स्थिराणायम ग्रंथि भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं संग हो रहा है, तो उसके वजह से काफ मसल्स में भी स्वेलिंग आ जाता है, पेनफुल होती है, पूरा रेड हो जाता है पूरा। तो हम इसको गंभीर वातरक से भी जोड़ सकते हैं, ऐसे सिम्टम्स भी देखते हैं, दाह पाक वगैरह, स्वेलिंग, ये सब दिखता है। इसी तरह से ये क्या करता है कि जो लार्ज वेन्स होती हैं हमारी सेफनियस वेन, उनको ये ब्लॉक कर देता है पूरा, ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस। उसी तरह से पैरों में सूजन आती है, फुट में आएगा, लेग में आएगा, और ये क्या होता है कि नीचे से ऊपर तक पूरा स्वेलिंग होती है, रेडनेस होता है। और ये अगर कंटिन्यू रहा, इसको इग्नोर किया गया, इसकी चिकित्सा नहीं किया गया, तो ये क्रॉनिक डीप वेन थ्रोम्बोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, स्किन जो है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, ऐसा सिम्टम्स हमें दिखाई देने को मिलता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो कलर डॉपलर करना पड़ता है, या अल्ट्रासाउंड का डॉपलर, वेनस डॉपलर एक अलग तरह का टेस्ट होता है। उसमें हम ये देखते हैं, कभी कभी ओल्ड एज में रक्त वाहिनियां जो होती हैं, वो उनका जो ट्यूनिका इंटरना मीडिया एक्सटर्ना, उनकी जो 3 वॉल्स होते हैं उसमें डैमेज होने लगता है, उन ओल्ड एज में भी दिखता है। तो वो जो अल्ट्रासाउंड वेनस डॉपलर एक अलग तरह का टेस्ट होता है, जो वेन्स का पूरा स्थिति पता चलता है, और ये भी बहुत ही मतलब नया टेक्नोलॉजी है। इससे हमें पता चल जाता है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस है कि नहीं है। ज्यादातर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, डायबिटिक फुट वाले पेशेंट, उनमें तो ये चेक किया जाता है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस का है कि नहीं, ताकि अगर वो थ्रोम्बोसिस हो गया तो गैंग्रीन होने का चांसेस ज्यादा रहता है, या रक्त वाहिनियां इंफ्लेम्ड है कैसी हैं। तो डायबिटिक फुट वालों को तो देखा ही जाता है, कंपलसरी होता है। इसी तरह से अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म को देखने के लिए हम ये रेडियो एक्टिव मार्कर से देखते हैं, स्कैन करके देखते हैं, एक्सरे करके देखते हैं, तो कहीं है क्या। लेकिन रेडियो एक्टिव मार्कर जो रहता है वो ज्यादा अच्छे से पता चलता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है कि नहीं है। आप लोग इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या, डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी के पेशेंट? सभी लोगों ने जरूर देखे होंगे अपने प्रैक्टिस में। डॉक्टर कंचन मैम, आप अनम्यूट करके देखिए, वहाँ हो रहा है? हाँ हो रहा है, बताइए सर मैम। जी मैम बताइए। सर बहुत पेशेंट आते हैं इसके, और बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं हम आयुर्वेद से। और इसमें जैसे कि हम आपने बहुत अच्छा बताया, हेतु वगैरह भी बहुत अच्छे बताया। तो मैंने एक केस देखी थी, उसके बारे में मैं शेयर करती हूँ कि उसका हिस्टेक्टॉमी हुआ था वो पेशेंट का। और हिस्टेक्टॉमी के बाद उनको जस्ट 5 डेज में ही पूरा एक वन साइड का पैर सूजना स्टार्ट हो गया। तो वो स्वेलिंग इतना था कि मतलब वो जो पूरी जंघाओं से लेके पूरे पैर के टो तक इतना पूरा फूल गया था। मतलब ये पैर और ये पैर में पूरा डिफरेंस इतना मतलब बहुत ज्यादा था कि ऐसे लग रहा था कि 2 पैर मिलके एक पैर बना है, इतना मोटा हो चुका था। तो सर वो उन्होंने उनकी ना वेनस डॉपलर, आर्टेरियल डॉपलर सब करके देखा। तो उसमें उनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस आया था। तो वो एक शायद सर्जरी का एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुआ था। वो सर्जन ऐसे ही बोले थे कि ये सर्जरी के बाद डेवलप हुआ है। तो ये सर्जरी करते समय जो रक्तवाहिनियों में जैसे सर्जरी के जो क्लॉट्स होते हैं, बहुत बार वो वाइप करते हैं सर्जरी के टाइम पे, पर फिर भी कुछ ना कुछ क्लॉट्स ऐसे होते हैं कि वो वेन्स में चले जाते हैं, वो ट्रैवल करके वहां पे ब्लॉक कर देते हैं वेन को। तो उस वजह से वो डेवलप हुआ था। उसके बाद वो पेशेंट को बहुत सारी ट्रीटमेंट दी गई। ये हिपैरिन वगैरह के सलाइन वगैरह चढ़ाए गए। बहुत सालों तक वो रहा। फिर वो पेशेंट, मतलब ये पूरी हिस्ट्री थी उनकी। वो पेशेंट मेरे पास करीब करीब उसके बाद 10 साल के बाद आई थी। तो उसके पैर में वन साइड ही वेरिकोसिटी बनी हुई थी, दूसरा पैर एकदम नॉर्मल था।
तो मुझे वही लगा, पेशेंट का वेट भी ज्यादा नहीं था कि ये कैसे डेवलप हुआ है, कि मुझे लगा पहले कि एक नॉर्मल वेरिकोज वेन्स है, पर वो नॉर्मल वेरिकोज वेन्स नहीं था, जो थ्रोम्बस की वजह से वो नीचे वेरिकोसिटी डेवलप हुई थी। तो उस पेशेंट को मैंने काफी अच्छे से ट्रीट किया था और काफी अच्छा रिजल्ट भी उसमें आया था। मुझे अभी भी याद है, मैंने उसे केशर गुगुल आरोग्य वर्धिनी वगैरह दिया था। और थोड़ा जैसे बहुत बार मतलब वो पेशेंट में तो मैंने पुनर्नरवादी मंडूर और कायाकल्प क्वाथ कायाकल्प वटी भी चलाई थी। तो उसमें काफी अच्छा रिजल्ट आया था। पर ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं और हमें बहुत अच्छे से देखना पड़ता है। एक पेशेंट था कि वो कंटिन्यू स्टैंडिंग करता था, वो स्टैंडिंग करने की वजह से वो वेरिकोसिटी दिख रही थी, पर उसमें ना उसका भी हमने कलर डॉपलर कराया था, तो उसमें भी डीवीटी आया था। उसके एक पैर में आया था, दूसरा पैर एकदम नॉर्मल था, पर उसमें वेरिकोसिटी डेवलप हो रही थी। तो ये हेतु हमें बहुत अच्छे से ढूंढने पड़ते हैं कौन सा। इसमें ना सर्जरी भी एडवाइस नहीं करते हैं सर्जन की वो क्लॉट निकाल दे, ऐसे ही नहीं एडवाइस करते। मोस्टली क्या करते हैं कि जैसे कि हार्ट के साइड में या फिर ब्रेन के साइड में जो भी आर्टरी या वेन जा रही है उसमें फिल्टर्स डाल देते हैं। फिल्टर्स माने एक टाइप की छलनी होती है कि वहां से जो ब्लड है, समझो इन केस वो क्लॉट अगर ट्रैवल कर रहा है, तो वो ट्रैवल करते करते वहां पे अटक जाए, ताकि वो ब्रेन में और हार्ट में जाके अटके ना। मतलब उनके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका, कि बस वो थोड़ा सा ब्लड थिनर वगैरह देके देखते हैं बस लोकली, कि वो जैसे वेरिकोज वेन्स में वो वेन्स को निकाल के स्ट्रैपिंग करके उसको काट दिया जाता है। तो बल्कि ऐसे पेशेंट में वो बिल्कुल हाथ नहीं लगाते हैं पेशेंट के पैर को, या जहाँ पे भी वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहीं पे भी हो सकता है, तो वहां पे वो डायरेक्ट हाथ नहीं लगाते हैं, बस फिल्टर डाल देते हैं। जी सर। जी। अभी आप लोग देखिए, आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये कैसे क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया है वेन में, बड़े बड़े वेन में। तो ऐसा कंडीशन हो जाएगा तो सोचिए कितना अति प्रवृत्ति संगो नहीं, यहाँ पे संग हो रहा है और श्रीणाम ग्रंथियों पीवा, ये दो संप्राप्ति हो रही है। तो ऐसा कंडीशन हो जाता है और ये वेनस डॉपलर से पता चलता है। जी। हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर। ठीक है। और किसी ने पेशेंट देखे हैं? प्रशांत भट्ट जी, अखिलेश तिवारी जी कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पर? डॉक्टर आदित्य सर कुछ बोलना चाहते हैं? सर जी सर, हम प्रणाम हेतु सर, सभी को मेरा सादर प्रणाम। जी बोलिए जी बोलिए सर, बोलिए सर, प्लीज बोलिए सर। अच्छा आदित्य सर आप बोलेंगे? सर वही आदित्य सर हेतु प्लीज हमें आप। देखना पड़ता है। हेतु में जैसे लंबे लंबे समय का जो इमोबिलिटी रहती है किसी भी कारणवश, वो हो सकता है। या वहां पर अगर कोई आगंतुक चोट लगी हो, या कोई ट्रॉमा हो, या कोई घाव व्रण हो किसी भी प्रकार का, तो भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर खून किसी एक हिस्से में जम रहा है तो दूसरे हिस्से में भी जाके एम्बोलस कर सकता है। और सर यही जो अगर खून का हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है तो भी हो सकता है थ्रोम्बोसिस। ये कारण है सर। और उम्र के साथ भी जैसे नाड़ियां पतली होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण कड़क होती है, उसमें भी थ्रोम्बोसिस होता है। जी सर। हाँ डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी कृपया आप बताइए सर। जी सर, जी सर, पेशेंट तो देखे हैं और आयुर्वेद से पेशेंट ठीक भी होता है। और हमने कई पेशेंट ऐसा देखा है कि जिसको डीवीटी का प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट उसका वेरिकोज वेन का भी प्रॉब्लम होता है। और कई पेशेंट हमको जो 30 से 40 के एज में था, और अधिकांशतः पेशेंट जो आया वो स्थूल्य था, मोटापा जो है उसका कारण था। और जब उसकी हिस्ट्री ली कि उसका जो है आहार विहार बिल्कुल एकदम, मतलब दिनचर्या बिल्कुल उसका खराब था, हमारे आयुर्वेद के बिल्कुल विरुद्ध था खान पान उसका। और ये बात जो बोले कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का भी उसको मतलब आ गया था, उसमें भी जो है जाके कार्डियोलॉजिस्ट से मिला था। तो ऐसे स्टेज भी आ जाते हैं। लेकिन इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं। और जहाँ तक इसके लक्षण की बात करें, तो लक्षण में वो जो पेशेंट मेरे पास आया था उसको दर्द था, क्योंकि यहाँ पर अवरोध होने के कारण वात की उत्पत्ति होती है, अवरोधजन्य वात व्याधि है। तो वहां पे दर्द तो रहता है, वहां का फिजिकली भी हम देख करके डॉपलर करके तो हम कंफर्मेशन लेते ही हैं। और देखने से भी
किसी किसी पेशेंट में ये दिख जाता है क्लियर कि हाँ वहां पर स्वेलिंग वगैरह है, उसको दर्द ज्यादा होता है, और किसी किसी पेशेंट को दाह भी मिलता है वहां पे इस तरह का। और एक पेशेंट तो आया था जो अनिद्रा भी था, इतना दर्द था रात को उसको नींद के लिए दवाई लेना पड़ता था। तो हम लोग जो है इसको मैनेज कर लेते हैं आयुर्वेद में, मैंने देखा है कई पेशेंट को और वो ठीक होता है। लेकिन मेन जो है हेतु जो भी हमको मिला है तो उसमें उनका मिथ्या आहार विहार था। जो पेशेंट आए थे, और एक पेशेंट को मैंने देखा जो मेनोपॉज में थी, लेडीज अप्रॉक्स 50 ईयर से ओल्ड होगी, तो उनका भी था, उनका भी आयुर्वेद से ही सही हुआ। चूंकि ऑलरेडी उन्होंने 5-6 ईयर्स कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट करा लिए थे, बहुत ही ज्यादा था, लेकिन बाद में जाकर के आयुर्वेद से ही सही हुआ। तो जी आपने सर, क्या बहुत दिया था बढ़िया। दवाई सर? क्या दवाई जी दी थी जी आप? जी सर, जैसे यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये विचार करते हैं, जैसा आप हर लेक्चर में ये बताते भी हैं कि जब भी कोई वेन का अगर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो रक्त का जो है हमको ध्यान देना है। तो इसमें रक्त पाचक का बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस है, और मेद पाचक, मेदो अस्थि मज्जा पाचक है वो देते हैं। और रक्त का प्रसाधन करने वाला, रक्त की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए तो तप्यादी लौह वगैरह जो है उसमें एड ऑन किए थे। और उनको बहुत दर्द था तो बृहत्वाद चिंतामणि और महायुगराज गुगुल चलाए थे, और ये सब दवाइयाँ थी। साथ में जो है उनको अ, एक तेल का जो है कराते थे, पूरा उसका कॉम्बिनेशन बना के खुद हम बनाए थे। कंचनार था और पुनर्नवा था और उसमें सिगरू था, ये सबको पका के तेल बनाए थे। और उसी तेल का जो है उसमें ये निशा भी डाला हुआ था, हरिद्रा था, और वो सब तेल बना करके दिए थे, और उसी तेल का जो है रोज अभ्यंग कराते थे उनको। तो बहुत बढ़िया मिला। वो जो सबसे जल्दी जो हमको आराम मिला, वो लेडीज जो थी 50 ईयर्स ओल्ड, बहुत ऑब्लाइज्ड थी, बोली कि हम तो सोचे भी नहीं थे कि हम ठीक हो गया। उनको डीवीटी भी था और प्लस में वेरिकोज वेन भी था, और बिना कोई डॉपलर किए हुए फिजिकली दिखता था उनका वेन। और ये दवाई 3 महीने कंटिन्यू मेडिसिन ली थी। 3 महीने के बाद ठीक है, आज भी वो अच्छी है। आज भी कई पेशेंट को मतलब भेजी। इस तरह से हम मैनेज करते हैं। जी सर। जी। और डॉक्टर गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? अगर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं सर। किसी को और कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हाँ मैं प्रणाम। हाँ सर, आपने पेशेंट देखे हैं ऐसे? हाँ सर, अभी जल्दी में पेशेंट आया था, लेकिन वो लीज थेरेपी कराने मेरे पास आया था। डायबिटिक पेशेंट थी वो, उनकी डायबिटीज लंबे समय से थी, और उनका HbA1c 1111 था। अच्छा। तो सर वो क्या कहते हैं, वो लीज थेरेपी करा के चला गया, वापस नहीं आया पेशेंट। अब पता नहीं क्यों। तो लेकिन उसका फोन आया था कि क्या कहते हैं कि वहां से, क्योंकि उसकी स्किन जो है ऊपर, तो जहाँ पे पहले एक बार सर्जरी भी हो चुकी उस पेशेंट की है DBT के लिए। जी। तो उसे क्या कहते हैं, उसके ऊपर जहाँ पे पहले स्कार था, तो उसके आसपास मैंने लीच लगाई थी। तो उसकी स्किन जो है, तो रात को फोन आया कि स्किन जो है अपने आप कट कट के निकल रही है उसमें से सर। जी। जी सर। दोबारा लौट के नहीं आया तो मैं कुछ करता सर उसका। तो क्या है, आपको क्या लगता है सर्जरी के बाद क्यों हो रहा है उनको? अब सर्जरी के बाद सर, क्योंकि वहां की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हुई है वहां के लिए, इसलिए स्किन डेड हो रही है, वो निकल रही है स्किन वहां उसमें से। वही तो, और पूरा शरीर में भी तो संप्राप्ति है ना सर। जी सर। पूरा शरीर में रक्त की दृष्टि है, वायु का दृष्टि है, तो वो कहीं हाँ। ना कहीं तो होगा ही। अब सर्जरी करके एक जगह का निकाल देंगे और दूसरे जगह सोचेंगे नहीं होगा, तो ऐसा थोड़ा ना है। जी सर। देखिए आप लोग को जैसे ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसे ही डीवीटी के पेशेंट का रहता है, अगर बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो जाता है तो इसको हम हाँ, वेरिकोज वेन्स नहीं बोलेंगे। हाँ सर, बोलिए सर गंगवार सर। ब्लैक स्पॉट थे पूरे पैर पे उसके सर। हाँ तो ये लेकिन बढ़ जाता है तो ऐसे गांठ गांठ हो जाती है। जी जैसे सर। वेन्स होता है वैसे ही गांठ गांठ हो जाती है, पूरा थ्रोम्बोस्ट हो जाता है। तो जी इसमें ना हम लोग जब चिकित्सा करते हैं तो पहले तो हम प्रिवेंशन करने का कोशिश करते हैं कि पेशेंट को हम एक्सरसाइज बोलते हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन बोलते हैं। 10 टाइम हर 30-30 मिनट पे करना है, आधे आधे घंटे पे करना है। और इलास्टिक स्टॉकिंग्स पहनना है जिससे ब्लड फ्लो अच्छे से हो, ये कहीं ना रुके ना। और जो आर्टरीज और वेन्स में वायु का प्रकोप है उसको भी बैलेंस करने के लिए इलास्टिक स्टॉकिंग्स पहनना बहुत जरूरी होता है।
और दूसरा क्या है कि आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। लेकिन वहां पे जो हिपैरिन दिया जाता है और जो सर्जरी किया जाता है वो उतना कंडीशन ना आए तो हम लोग चिकित्सा, और फिर कभी कभी अल्सरेशन भी हो जाता है, मतलब जख्म हो जाता है, फिर तो ये इलाज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर वो इमरजेंसी होता है, आईसीयू में ही मैनेज करना पड़ता है। उसमें फिर बाईपास सर्जरी करते हैं पैरों के वेन्स का, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होता है। आयुर्वेद में हम लोग इसको हम कहीं ना कहीं कफ हर चिकित्सा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वायु जो है वो कफ को सुखा रहा है, तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कफ का स्निग्ध गुण बढ़ा है, कफ का मंद गुण बढ़ा है, वायु का रुक्ष गुण बढ़ा है, खर गुण बढ़ा है। तो इसलिए कफ हर चिकित्सा करते हैं। स्त्रोतस की शुद्धि करने का चिकित्सा करते हैं। रक्त का शोधन, रक्त का पाचन, रक्तगत जो आम है उसका पाचन, रक्त का प्रसादन। रक्त का प्रसादन हो गया तो क्योंकि रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनती है, रक्त के खर पाक से कंडरा और कंडरा और क्या बनती है, स्नायु बनती है। रक्त के खर पाक से सिराएं बनती है, और इसमें अनुलोमन करना जरूरी है, और शोफग्न शोथ की चिकित्सा करना भी जरूरी है। तो अगर ये डीवीटी क्रॉनिक स्टेज में चला गया, प्राइमरी स्टेज में तो हम लोग रक्तपाचक, फिर कैशोर गोगोल, तिक्तक क्षीर बस्ती ये सब देते हैं तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं। वातरक्त की चिकित्सा करते हैं, पूरा रक्त मोक्षण करते हैं, विरेचन करते हैं, और कोकिलाक्ष का क्वाथ देते हैं, अमृतोत्तरम कषायम देते हैं, आरोग्यवर्धिनी बटी देते हैं, तो पेशेंट काफी हद तक ठीक होते हैं। अभ्यंग कराते हैं, शालिषष्ठिक पिंड स्वेद कराते हैं, तो इन सब से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर क्रॉनिक स्टेज में तो कुछ क्वाथ वगैरह बताएं, जैसे कि जो अनुलोमन करें अच्छे से। तो हमें क्योंकि यहाँ पे कफहर चिकित्सा करना है, स्त्रोतो शोधन करने वाला करना है, रक्त का प्रसादन करने वाला करना है, शोफग्न करना है, तो इसमें आरक बदादी कषाय बहुत अच्छा फायदा करता है। गुग्गुल तिक्तक कषायम, सहचरादि कषायम, महामंजिष्टादि कषायम, फिर शोणित अमृतादि कषाय अच्छा काम करता है। वायु का अनुलोमन करना है तो इसमें षडधरण चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। रस और रक्त को शुद्ध करना है हमें, तो सुदर्शन चूर्ण अच्छा काम करता है। गुगुल पंचपल चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से इसमें कुछ गुलिकाएं हैं। अब यहाँ पे दूषित ये है, मांस दुष्टि भी है, रक्त दुष्टि भी है, तो इसलिए हम लोग, और मेद की भी दुष्टि है यहाँ पर, तो हमें उस हिसाब से नवक गुगुल, एकेटी, अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल ये देना है। गुगुल पंचपलम वटी ये देने से फायदा होता है। इसमें गोमूत्र हरितकी देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि गोमूत्र जो है वो क्षार है, इसको जल्दी जल्दी वो शरण करता है और बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी वजह से दशमूल हरितकी अवलेहम देते हैं, ब्रह्म रसायन देते हैं। फिर हम लोग रक्त वाहिनियों को बल देने के लिए अर्जुना रिश देते हैं, दशमूला रिश देते हैं। फिर शोफ को कम करने के लिए पुनर्नवादी कषायम देते हैं, पथ्या पुनर्नवादी कषायम देते हैं, तिक्तक कषायम देते हैं। फिर हम लोग ने कुष्ठ रोगाधिकार में वज्रघृत पढ़ा है, वज्रघृत, महातिक्तघृत, गुगुल तिक्तघृत ये देते हैं। फिर चिर बिल्वादी कषायम देते हैं, सहचरादि तेल का बस्ती देते हैं, बस्ती से बहुत अच्छा फायदा होता है। या तो हम लोग इसमें लाक्षादि तेल का बस्ती दें अगर हमें वहां पे ये करना है, बल देना है। लाक्षा जो है वो रक्त वाहिनी में जो अस्थि धातु, पहले तो हमें शोधन करना है, शोधन करने के लिए हम लोग विरेचन वगैरह करते हैं, रक्त मोक्षण करते हैं। फिर लेकिन रक्त वाहिनियों का अस्थि धातु है, अस्थि तत्व, पार्थिवता, उसको बल देने के लिए लाक्षादि तेल या चंदन वाला लाक्षादि तेल का बस्ती देते हैं। टाइम लगता है ये पेशेंट ठीक होने में, ऐसे नहीं कि एक ही दिन में हुआ, मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल, कभी कभी 3.5 साल लग जाता है। फिर इसमें हम लोग मूत्र शोथ कम करना है तो गोक्षुरादि गुगुल देते हैं। फिर शिवा गुलिका देने से फायदा होता है, चंद्र प्रभावटी देते हैं, जैसा कंडीशन है वैसे वैसे देते हैं। कभी कभी दाह पाक बहुत ज्यादा हो रहे तो यष्टि मधु तेल का बस्ती देते हैं। कुष्ठग्नगण, कंडुग्नगण, जैसे खुजली बहुत ज्यादा आ रही है, क्लेद है, तो कंडुग्नगण का तेल का बस्ती देते हैं, सहचरादि तेल का बस्ती देते हैं। अर्जुना रिष्ट अच्छा काम करता है, आरगवदा रिष्ट, खदीरा रिष्ट, फिर अरविंदासव, सहचरादि तेल का बस्ती देते हैं। अभ्यंग कराते हैं, यष्टि मधु तेल, बलागुडुच्ची आदि तेल, और सिरा व्यद करते हैं या जलौका लगाते हैं, तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर अल्सरेशन हो गया है तो हम व्रण जैसे जात्यदि तेल से पूरा वॉश करेंगे, और कहरवा पिष्टी, फिर ऐसे भस्म वगैरह, कासिस भस्म वगैरह डालेंगे, ड्रेसिंग करते जाना है रोज रोज, जैसे अल्सरेशन को हमें
ठीक कर सके। अब आप लोग बताइए सर, प्रशांत भट्ट जी, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या डीप वेन थ्रोम्बोसिस के? सर सर आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अब आ रही है सर। हाँ सर, देखें ऐसे केस तो आते रहते हैं। उनमें और सर हेतु क्या मिला आपको? हेतु क्या मिला? सर इसमें 4 हेतु जनरली मैंने सब पेशेंटों में देखे हैं। एक तो जो बहुत लंबे लंबे समय तक जो क्लिनिकल जॉब में होते हैं, जो मतलब वो अधिकारी जो बाबू टाइप के, कि जो बैठने का काम करते थे, उनमें मैंने देखा कि ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ। जो लोग अपने मल मूत्र छींक जमाई डकार भूख इनके वेगों को रोकते थे, उनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ। जिनको बहुत लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहता था, उनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ। और जो जिनका जो लाइफ स्टाइल था, जो मतलब जो स्मोक करते थे, ड्रिंक करते थे, और उनका जो मित्र आहार था, उनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ। तो सर आपने मुझसे बहुत अच्छा बताया कि सर यहाँ पे वात की चिकित्सा करनी है, यहाँ पे हमें रक्त की चिकित्सा करनी है, और मेन जो आपका है कफ हर चिकित्सा जो आपने बताई, वो हमें देनी है, जिससे हमारा वहाँ का आम का पंचन हो और कफ का पचन हो, और वो जो थ्रोम्बोसिस हुआ है वो आपका वहाँ से ठीक हो। तो सर ये सब चिकित्सा करते हैं सर जो आप बताया आपने। सहचर तेल का बस्ती हो गया, आपका कैशोर गुग्गुल हो गया, यहाँ पे तिक्तशीर बस्ती हो गया। यहाँ पे ऐसे केस 1-2 महीने में ठीक नहीं होते सर, इनको तो बहुत टाइम लगता है। और जहाँ पे मतलब आपका जो जैसे आपने अभी डायग्राम दिखाया आपने कि ये गठाने बन जाती हैं, वहां पे तो 1-1 साल मतलब लगता है इनको ठीक होने में। और यहाँ पे आपको रक्त मोक्षण हर 15 दिन में, 1 महीने में आपको मल्टीपल बार करना पड़ता है। और लीच थेरेपी से बहुत अच्छा फायदा होता है इसमें। और जो मेडिसिन से आपने बताई उसमें मैं 2-3 दवाइयाँ और जोड़ूंगा। यहाँ पे जहाँ पे रक्त में जो थ्रोम्बोसिस हो रहा है और रक्त जम रहा है और रक्त सूख रहा है, तो यहाँ पे आरोग्यवर्धिनी बट्टी के साथ में हम यदि शिला सिंदूर का यूज करें तो बहुत, शिला सिंदूर आरोग्यवर्धिनी बट्टी के साथ में, तो ये शिला सिंदूर जो है ये कफक और वात दोनों का शमन करता है। और हमारी जो भी ब्लड का जमा हो रहा है उसको वो डिसोल्व करने का काम करता है। तो ये सब दवाइयाँ हम दें तो ठीक हो जाता है। यहाँ पे कचनार गुग्गुल, आरोग्यवर्धिनी बटी, रक्तपाचक, रसपाचक, मेदोपाचक, जैसा सर ने बताया कि जैसा कंडीशन पेशेंट का उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चेंज करके मेडिसिन देनी पड़ती है। जी सर। इसमें मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ। अगर हमें रक्त वाहिनियों को अच्छा करना है और रक्त का प्रसादन करना है तो ताप्यादि लौ, चंद्रकला रस, कभी कभी हमें श्लिपधारी रोग, जो रस है श्लिपधारी रस वो बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें पैर को ऊपर रखना पड़ता है। तिक्तक क्षीर बस्ती एक दिन और नेक्स्ट डे क्षीर बला तेल या धन्वंतर तेल या चंदन बला लाक्षादी तेल, अल्टरनेट डेज बस्ती कंटिन्यू देना पड़ता है। कंटिन्यू देंगे, शोधन करते जाएंगे, हेतु सेवन बंद करेंगे तो पेशेंट ठीक हो जाता है। नहीं तो जो लोग सर्जरी कराते हैं वेस्कुलर सर्जन के पास, वो एक बार ठीक होते हैं फिर बार बार फिर होता है, तो वो परमानेंट तो ठीक नहीं होते हैं कभी भी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एलोपैथी साइंस पूरा बेकार है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, वो भी जरूरी है, इमरजेंसी में जरूरी है, लेकिन वो पूर्ण चिकित्सा नहीं है। और आयुर्वेद में भी इमरजेंसी में हम कुछ नहीं कर सकते, वहां पे हमें एलोपैथी के पास जाना ही पड़ता है। जी सर हाँ बोलिए मैम। नमस्ते सर। सर बोलिए। इसमें वो नित्यानंद रस दे सकते हैं ना? हाँ ये भी रह गया, नित्यानंद रस। और सर आपने वो गंडूश इसमें ही बोला था ना, गंडूश किसमें वो बोला? तो वेरिकोज वेन्स में बोला था, इसमें हाँ फायदा ही हाँ होगा। इसमें भी फायदा होगा क्योंकि वेन्स इसमें भी है उसमें भी है, सुपरफिशियल हाँ या डीप वेन हो गया, वेन्स है। हाँ। डबल गंडुश तो करना ही पड़ता है इसमें भी। हम्म। जी ये डीप वेन कहाँ कहाँ होता है तो इलियक वेन में हो जाता है, ग्रेटर सेफनियस वेन, लेसर सेफनियस वेन्स में, पॉप्लिटियल वेन में, टिबियल वेन में, जो डीप वेन है फेमोरल वेन में। और जो वेरिकोज वेन्स है वो बाहर स्किन में जो है उसमें होते हैं ज्यादातर। जी इस टॉपिक पे मनीषा सिंह मैम का सुनना हम चाहेंगे। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकती हैं। आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं मैम, ट्रीट किए हैं?
मनीषा मैम कहाँ चली गई हैं? बोलिए मैम कृपया। नेटवर्क आवाज आ रहे मैम, आवाज आ रहा है आपका? हेलो, प्रणाम सर। हाँ जी मैम, प्लीज बोलिए मैम। प्रणाम सर। जी प्रणाम मैम, बोलिए जी आप। जी। बोलिए बोलिए मैम, माता जी बोलिए। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। और कोई बोलना चाहते हैं? डॉक्टर पल्लवी मैम, आपने मुंबई में पेशेंट देखे हैं क्या ऐसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस के? पल्लवी मैम सुन पा रही हैं क्या? शायद नहीं सुन पा रही हैं। सर एक चीज बस ऐड करना चाहूंगा, ब्रिचोस ट्रायड होता है, मतलब हमारे वेस्टर्न में बताते हैं। जी उसमें एक तो होता है रक्त का बहना, मतलब रुक जाए, अगर स्टेसिस हो जाए जी तो डीवीटी हो सकती है। अगर इंडोथीलियल इंजरी, मतलब कहीं भी वो व्रण हो जाए, तो थ्रोम्बोसिस हो सकता है, गहरा व्रण। और कहीं भी किसी भी कारण से रक्त अच्छे से बह नहीं रहा, जैसे आप ना रक्त का प्रसादन, उसका उल्टा क्या बोलेंगे, उसका मेरे पास टर्म नहीं है, तो रक्त दुष्टि बोलेंगे उसको। रक्त की दुष्टि हो गई पूरा। रक्त की तो हो दुष्टि हो गया, जाए। रक्त गंदा हो गया, पूरा खून गंदा हो गया, उसमें आम बहुत ज्यादा जमा हो गया। जी 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 जी। तो इन तीन कारणों से थ्रोम्बोसिस बताते हैं विदेशी में। जी। और आप लोग को जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, एक तो उन्होंने वेन वाला दिखाया है और दूसरा ऊपर वाला ऐसे स्किन पूरा रेड दिखता है, पूरा पैर ऐसे लगता है पूरा लाल हो गया पूरा पैर। मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं, और जो पेशेंट देखे हैं वो पैर लटका के काम करते थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखा है मैंने, और उनको इतना तकलीफ होता है, वेट भी ओवर वेट, पैर लटका के रखना और खाना पीना। और ऐसे पेशेंट देखे हैं जो दारू पीते थे, रोज रोज एक पैक दारू चाहिए, और कैसे भी रहना है, कैसे भी सोना है, कैसे भी जागना है, लेट उठना है, वेगावरोध करना है, सारा गंदा गंदा हेतु। मोमोज भी खाना है, चाय भी पीना है, और मोमोज खा के नमक वाला चीज, मोमोज खा के फिर दारू भी पीना है, फिर दूध भी पीना है, फिर चाय कॉफी भी पीना है, अचार खाना है, फिर दूध पीना है, कॉफी पीना है, मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा खाना, विरुद्ध पूरा। तो रक्त की दृष्टि के सारे हेतु मिल रहे थे, वायु के दृष्टि के सारे हेतु मिल रहे थे। लॉन्ग ट्रैवल करना, जैसे कि यहाँ से यूएस जाना, कनाडा जाना, कनाडा में गए और फिर वहां पे। और ना मैंने ऐसे पेशेंट और देखे हैं जो जैसे आर्मी के सोल्जर्स होते हैं, सबको नहीं होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले जो सियाचिन में पेट्रोलिंग करते हैं, तो किसी ने कवर नहीं किया, पैरों को अच्छे से प्रोटेक्शन नहीं दिया, और खाना पीना, वेगावृत होता है, रात्रि जागरण, ये सब होता ही है। तो कुछ ऐसे आर्मी के सोल्जर, बीएसएफ के सोल्जर्स को भी मैंने डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखा है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखते हैं, हेतु से सब समझ आता है कि क्या क्या हेतु है। वो बोल रहे थे कि हम पेट्रोलिंग करते हैं ना, इतनी ठंडी होती है बर्फ में कि उंगली कट जाए तो पता भी नहीं चलेगा, सुन्न हो जाता है पूरा, इतनी ठंडी में पेट्रोल। अभी वो लोग काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि क्या चीज से क्या प्रोटेक्शन करना चाहिए शरीर को। जी। डॉक्टर मनीषा मैम, आप अभी अनम्यूट करके बोलिए मैम। डॉक्टर मनीषा मैम शायद सुन रही हैं कि नहीं, पता नहीं। किसी को कुछ बोलना है? पल्लवी मैम कुछ बोलना है, बोल सकते हैं। शायद नहीं। वीना मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? विनीता मैम कुछ बोलिए प्लीज। प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोगों को। हाँ जी बोलिए मैम, आपने देखे हैं पेशेंट? सर मैंने देखा था डीबीटी का एक पेशेंट। जी सर मैंने देखा है। और उसके मतलब ओवरवेट था सर, उसकी हिस्ट्री में जो था वो अल्कोहल बहुत लेता था और चेन स्मोकर था। तो वो मेनली मेरे पास उसके लिए आता था, रक्त मोक्षण के लिए आता था। बाकी तो वो यूट्यूब से मेडिसिन उसने लेने से मना कर दिया था, लेकिन उसको जब भी वो नहीं गैप ज्यादा करता था तो वो उसके पैर में बहुत सीवियर पेन होने लगता था, उसको दिक्कत होने लगती थी, फिर वो आता था रक्त मोक्षण के लिए। तो उसके पैर में मतलब वो गैंग्रीन की तरफ जा रहा था, स्किन ब्लैक पड़ने लगी थी। हेतु सेवन के लिए उसको बोला था सर बंद करने के लिए। जी बहुत अच्छा बताया आपने इस टॉपिक पे। और वीना मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? डॉक्टर वीना मैम। हाँ सर, हाँ जी। डायबिटिक का पेशेंट है और हाँ उनकी शुगर बहुत बढ़ी हुई थी। हाँ तो एलोपैथी की 2 टैबलेट्स चालू थी मगर कंट्रोल नहीं हो रहा था।
तो जी दोनों पाँव में, मगर वो रिसेंट का था, लाली हो गई दोनों पाँव के ऊपर, तो ही हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू कर दिया। हाँ फीमेल पेशेंट है, 68-70 एज है उनका, बहुत आलस्य है उनको, नहीं उठते, शादी नहीं हुई है और कुछ काम नहीं करते, एक जगह पे बैठ के खाने को सब जगह पे उनको चाहिए। तो उनको हमने हरितकी, आमलकी, हरिद्रा दारू, हरिद्रा और पुनर्नमा, दशमूल सब मिक्स करके काढ़ा दे दिया, उसमें महातिक्त घृत मिला दिया, 20-25 मिली, थोड़ा क्षुधावर्धन किया, पहले आम पाचन क्षुधावर्धन किया, और विरेचन नहीं ले रही थी वो, बस्ती नहीं ले रही थी, शिलाजित वटी 2 TDS दे दी, चंद्रप्रभा वटी 2 TDS दे दी, सूक्ष्म त्रिफला, अमृत आदि गुग्गुल ऐसा दे दिया, और बाहर से धोने के लिए त्रिफला और निर्गुंडी पत्र उसमें डाल के काढ़ा करके वो धोने के लिए, और इसके बाद में रोपण तेल दे दिया सर। और मैंने वसंत कुसुमाकर उनको दे दिया। वसंत कुसुमाकर अभी 3 महीने चालू है, तो पूरा क्लियर हो गया सर। जी सही सही किया आपने जी मैम। इसमें कहीं ना कहीं धातुओं में शिथिलता तो आई होगी डायबिटीज की वजह से, मधुमेह की वजह हाँ, डायबिटीज भी कम कम आ गया सर, डायबिटीज भी। जी एलोपैथी की गोली चालू है, वो नहीं बंद किया अभी भी, 2 टैबलेट चालू है, मगर ये रेडनेस पूरा गया, HbA1c कम आ गया, और अभी अच्छी है पेशेंट, बिल्कुल खुश है सर। उनको कैमरा और ये ऑनलाइन कुछ चालू नहीं करने को आता, नहीं तो मैं आपको दिखा दूंगी एक दिन, कोई मिला तो उनके घर में वो तो कैमरा। आप कभी उनके घर में गई तो आप ही दिखा दीजिएगा, हाँ चलेगा। क्योंकि लोगों को सीखने को मिलता है ना, बहुत सारे नए लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा है, तो उनको अच्छा रहेगा सीखने को। हाँ तो चलेगा सर। वसंत अर्थ क्या होता है सर? वसंत कल्प, वसंत, वसंत हाँ, कल्प मतलब जिसमें दर्द रहता है, दर्द नाम का एक खनिज रहता है, जैसे मधुमालिनी वसंत, फिर उसके बाद में लघुमालिनी वसंत, ये सर ऐसे वसंत, मेडिसिन। दर्द दर्द नाम का खनिज। हाँ हाँ जी सर। ठीक है, उस पे मेरा लेक्चर भी है, आप यूट्यूब पे मांगिए, स्वप्निल सर दे देंगे आपको। जी सर। हाँ सर डॉक्टर अनु, वसंत कुसुमाकर ने ना, बोल सकती हूँ ना कि हाँ बोलिए मैम, बोलिए मैम। हाँ, तो कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो रुक जाते हैं। वसंत कुसुमाकर बहुत अच्छा कल्प है सर। जी वो खास उसी के लिए बनाया है, डायबिटिक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन के लिए ही हाँ बना। हाँ। जी ठीक है, अभी हम डॉक्टर अनुरिता मैडम का सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैम ये एनाटॉमी की मैडम है और टीचर भी हैं। तो अनुरिता मैम, आपका क्या एनाटॉमिकली क्या आप बताएंगी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या होता है एनाटॉमिकली? गुड इवनिंग सर। सर बहुत अच्छा टॉपिक है ये। और जैसे पहले अपना जब हम यूजी करके पास हुए थे तो उस वक्त पे डीवीटी मतलब सिर्फ जो पोस्ट ऑपरेटिव या जो व्यक्ति सर्जरी के बाद में उसको अगर हिलाया नहीं जाए तो इस तरीके से, या फिर पोस्ट बेरियाटिक सर्जरी। लेकिन अभी इस कंडीशन डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस मतलब आपकी, क्योंकि आपको भी बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि एक्सट्रीमिटीज में जो है हमारी सुपरफिशियल वेनस सप्लाई रहता है ड्रेनेज, और एक डीप वेनस ड्रेनेज रहता है। लेकिन ये जो सुपरफिशियल वेनस ड्रेनेज है जो आपने बहुत अच्छे से सिखाया होगा, उसका कनेक्शन कनेक्टर्स के थ्रू रहता है, जिसकी वजह से वो कनेक्ट करके जो भी है आपकी डीप वेनस जो ड्रेनेज है उससे कम्युनिकेट करता है। ये वजह है कि आपका जब भी जब आप सबसे ज्यादा चलते हैं, आपका जो भी वेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। लेकिन अगर किसी वजह से आपका क्लॉट कहीं पे होता है, कहीं पे भी स्रोतावरोध होता है, कहीं पे भी आपका वो जो क्लॉट है वो किसी वेन को अगर ब्लॉक करता है, तो ब्लॉक करने के बाद में, और खास करके जो हमारी सेफेनियस जो है वो सुपरफिशियल और बाकी की जो डीप टिबियल वेन्स है, इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर आप देखेंगे तीनों भी,
तो बहुत अच्छे से आपका पूरा जो नीचे का सप्लाई है वो पूरा ड्रेनेज ये करके सीधा ऊपर, मतलब कुछ भी करके हमें फीमोरल शीथ तक इस डीवीटी के रेपरकेशंस को नहीं जानने देता है। तभी तक आयुर्वेद के पास में टाइम है, बिकॉज ये सारी वेन्स जो है डीप भी और सुपरफिशियल भी आगे चल के जाने के बाद में ये ड्रेन करती है फीमोरल इसमें फीमोरल वेन में, और फिर उसके बाद में मेन सर्कुलेशन में आ जाती है। तो हमारे पास में जो जो बताया जाता है कि पेशेंट गैंग्रीनस है, या फिर मेरे पास में बहुत क्लासिकल केसेस मैंने डीवीटी की हैंडल की है ट्रीटमेंट के लिए भी। अभी फिलहाल मेरे पास में एडमिट या रनिंग इसमें नहीं है कोई, बट डीवीटी नॉट ओनली इन लोअर एक्सट्रीमिटी बट डीवीटी एट अपर एक्सट्रीमिटी ऑल्सो आई हैव डेल्ट विद एन डीवीटी विद जो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, हमारे पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो बोलते हैं, जो पोस्ट बेरेटिक सर्जरी, वो केस मुझे नोबल केस से आई हुई थी। तो सर यहाँ पे आपका जो ब्लॉक है, श्रोतावरोध है, वो कौन सी वेन में है, मेजर वेन में है, डीप वेन में है, या सुपरफिशियल सैफिनस वेन में है, या टीबियल वेन्स में, तो वहां पे आपको पता चलता है। और आपने सिम्टम्स भी बिकॉज ऑफ माय नेटवर्क एंड माय बिजी रूटीन में लेट जुड़ती हूँ, लेकिन मैं सुनती रहती हूँ बीए पे। तो आपका जो पार्ट स्वेलिंग है, जहाँ पे आपका एरिदमा है, वहां पे एक बहुत अनयूजुअल पेन रहता है। तो जो स्टार्ट वाले सिम्टम्स है, तो वहां पे हमें बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है, बहुत अच्छा वक्त मिल जाता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए। काफी सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे योग बताए तो यहाँ पे, लेकिन मॉडर्न में इसका बिलीव मी कोई भी रिजल्ट या ट्रीटमेंट एज सच डीवीटी के लिए नहीं है। डीवीटी कॉम्प्लिकेशंस या फिर गैंग्रीनस स्टेज में पहुंच जाने के बाद में एम्पुटेशन और बहुत सीवियर बाकी की चीज, मेरे पास में पोस्ट सर्जरी भी केस आई हुई है कि जो जहाँ पे ग्राफ्टिंग करने के बाद में वो एरिया बर्स्ट होके वहां पे इंजरी हुआ था। तो डीप वेन जो थ्रोम्बोसिस है हमारा, जो जिस तरीके से हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, रक्तपाचक गंध से लेके वहां का स्रोतावरोध दूर करना, वहां पे अगर स्थानिक बात दूसरी, क्योंकि हमारी वेन्स में जो वॉल्वुलर कंजेशन है वो नहीं होना चाहिए। काफी लोग बहुत ज्यादा लंबे लॉन्ग स्टैंडिंग इसके लिए काम में रहते हैं, टीचिंग इसमें रहते हैं, मार्केटिंग सेक्टर में रहते हैं, दुकानों में काम करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को देखे उनको कुछ एक्सरसाइजेस है, कुछ वहाँ के रिलैक्सेशन चीजें हैं कि जो आप उनको फिजियोथेरेपी और ये बतानी चाहिए, लेकिन उसके साथ में अगर आप आयुर्वेदिक देते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सर मैं अगर डीवीटी के फर्स्ट सेकंड ग्रेड, मतलब जहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं और मेजर कोई मतलब बड़ा क्लोट, क्योंकि आपको वहां पे जो भी है लोअर लिम्ब इसका सप्लाई करने के लिए आपने जो भी इन्वेस्टिगेट किया, तो वो ये ध्यान में करना होता है कि हम कौन से एरिया में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में पेशेंट की डीवीटी को टच नहीं होना चाहिए। काफी लोगों का सबसे पहले पीटीआईएनआर करके ये देख लेना है कि उनके साथ में जो कुछ चल रहा है उसके साथ में और कहीं पे उनकी कोएगुलेशन की कोई हिस्ट्री है, कोई और इतिहास या कोई और ड्रग, वो कुछ हैम्पर नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर हम अगर माइनर कंडीशन में, स्टार्टअप में या फर्स्ट सेकेंड ग्रेड में, तो सीरावेद बहुत अच्छा रिजल्ट देता है सर, बिलीव करिए। मतलब आपका एरिदमा है, डिस्कलर्ड अगर फुट है, आपने डीवीटी के बाद में पूरा एकदम एनगॉजमेंट है पूरी तरह से, वो मेनी टाइम इट इज नॉट बायलैटरल पेन, लेकिन कभी कभी दोनों पैरों में भी पेन होता है। तो वहां की कंडीशन में आप जब छोटा छोटा सीरावेद, ज्यादा रक्तमोक्षण, अगर काफी लोगों को रक्तमोक्षण का डर लगता है, इसकी वजह से मैं कट या वो करने की वजह सीरावेद छोटा प्रच्छान करके या कुछ ऐसे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखता है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी वेन एंगॉज्ड है, और मेजर नहीं है, छोटा है, क्लॉट छोटा है, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, ही इज नॉट डायबिटिक, ही इज नॉट हैविंग एनी एंटी जो उनके वार्फ वगैरह बाकी के चल रहे हैं, तो आप करने के लिए अच्छा जाएंगे। और बिकॉज ऑफ द हाई रेज्ड पीटीआईएनआर देयर में बी कोएगुलेशन प्रॉब्लम्स। तो ये सारा चीज प्रिकॉशन लेके अगर आप करते हैं तो यू गॉट ओनली रिजल्ट इनटू आयुर्वेदा, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सर। मेनी अ टाइम सर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रूट देखेंगे हमारे वेनस ड्रेनेज का, तो ये देखेंगे कि सारा जो भी जो हमारी पैरों का एरिया है, वहां पे सारे हमारे आर्चेस है, जो सुपरफिशियल आर्च और डीप आर्च एक दूसरे से कम्युनिकेट करके फिर सप्लाई ड्रेन करता है। तो आई ऑलवेज सजेस्ट दैट कि कोई भी पेशेंट है, वो 40 प्लस है या 50 प्लस है, मेरे पंचकर्मा केस में पादाभ्यंग और पादतल अभ्यंग, इसको एक स्पेसिफिक कर्म करके मैं ये करती हूँ। तो मेनी अ टाइम जब पेशेंट बोलता है, ये हिस्ट्री देता है, तो उसको आपने भी सिखा देना है कि वो उसका कुर्च है, तल हृदय है, कुर्च शिर है, या तो मर्मों का ये करे या फिर पादतल अभ्यंग करना बहुत आसान है सर, कोई इसमें कोई ये नहीं है। तो आप वहां पे जो भी हमारे प्लांटर एंड डीप वेनस जो आर्चेस है हमारे, या मीडियल मैन्युलस के
पीछे से जो हमारी टिबियल आर्टरी ऊपर जाती है, तो उस एरिया में अगर आप अच्छी तरीके से अभ्यंग करते हैं, मेनी एंड टाइम ये आपके वेन्स को ताकत देते हैं। बिकॉज आफ्टर ऑल व्हाट वी हैव टू वर्क इज ऑन टू, कि हमें जो स्थान वैगुण्य वाली चीजें हैं उनको ताकत अगर देनी है, तो वहां पे गृहिणी चिकित्सा में बला, अश्वगंधा, दशमो, ये सारी चीजों से अगर आप अभ्यंग करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, वहां पे ताकत मिलती है। और ऑक्सीजनेशन भी अच्छा होना चाहिए। सार्वजनिक ट्रीटमेंट के साथ में स्थानिक की ट्रीटमेंट भी बहुत फायदा देती है। सही बताया आपने मैम। अभी आप लोग ने बीएमएस में ये सब चीज नहीं सीखा होगा, ये आयुष दर्पण पे ही सीखने को मिलता है, ये सारी चीजें एनाटॉमिकली क्या चेंजेस हो रहे हैं, और इसका चिकित्सा केवल और केवल आयुष दर्पण पे क्लियरली सब समझाया जाता है। तो आप लोग के पास जब भी पेशेंट आएंगे तो आप लोग को एक आइडिया आएगा कि हाँ ऐसा होता है, तो आप लोग कभी घबराएंगे नहीं। अभी मनीषा मैम, आपका नेटवर्क देखिए मैम, मनीषा मैम का सुने बिना मन नहीं हो रहा जाने का। किसी को कुछ बोलना है? हाँ बोलिए सर। डॉक्टर मनीषा मैम, अगर आप सुन पा रही हैं तो अनम्यूट करके बोलिए। जी मैम। जी सर, मैं यहाँ थोड़ा बाहर हूँ, नेटवर्क कहीं कहीं कट जा रहा। प्रणाम सर। जी प्रणाम प्रणाम। सर को। सर बहुत अच्छा टॉपिक था, और ये पहले भी 2 बार हो चुका है हमारे प्लेटफॉर्म। और सर ये जो चीज हम सीखते हैं वो आइस दर्पण पर ही सीखते हैं, और सारा एक्सट्रैक्ट निकाल करके आप देते हैं सर। और अभी मैम ने भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया, एनाटॉमिकली बहुत अच्छे से बताया। अब ऐसा कुछ है नहीं कि मैं इसको अलग से बताऊं, बट मैं तो करती हूँ सर, और टाइम लंबा समय लगता है इसमें। और शिरावेद का तो बहुत अच्छा काम है, बट उसका हेतु देखना पड़ता है। कभी कभी कुछ जो हमारे लेक्चरर्स हैं वो काफी स्टैंडिंग में रहते हैं, स्टैंडिंग रहने की वजह से वो लंबे समय तक इनको थ्रोम्बोस रहता है, सर्जरी में भी जाते हैं, उसके बाद भी उनको उससे ज्यादा और प्रॉब्लम हो जाता है, और स्टिफनेस आ जाती है, और इतना ज्यादा आता है कि उसके पहले जो रहती कंडीशन उससे भी पुअर कंडीशन आ जाती है उसमें। तो सर इसमें तो मैं पहले आम का ही देखती हूँ कि हमारे रक्तगत जो आम है उसको पहले हम निकालना है। तो रक्त पित्त के तरह से हम करते हुए थोड़ा कफ को भी इसमें देखते हैं, तो कफ के लिए भी हम चलाते हैं। साथ में त्रिफला और एस्टी मधु का कॉम्बिनेशन भी देती हूँ मैं। ताप्यादी लोग बहुत अच्छा काम करता है इसमें। और यदि हमको ये भी कॉम्प्लेक्स देखना रहता है कि यदि पेशेंट शुगर का है तो उसमें हमको बहुत केयरफुली करना पड़ता है, क्योंकि हम रक्त मोक्षण भी करते हैं यदि, और वेन्स वहाँ पे काफी थ्रोम्बोस हैं तो वहाँ पे वुंड्स भी होने के बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं। तो बहुत इसको ऐसा नहीं कि कहीं भी हम शिराभेद कर लिए और उनको दे दिए, बाद में फिर हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो वैद्यों को ये भी हमको जो है, जो नए सीख रहे हैं उनको भी ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं इसमें लेपन चिकित्सा और उद्वर्तन भी करती हूँ सर। तो उसमें कफ का क्लेद पहले हट जाए, और फिर उसमें उसका वायु का निर्वहन करके, और फिर पित्त शामक औषधियां देते हैं। आपने बहुत सारी औषधियों को अभी बताया अभी इसमें। तो सर इसमें यूजुअली मैं देखती हूँ कि खान पान में कहीं ना कहीं उनका अम्लता का ज्यादा बढ़ा होना रहता है। तो एसिडिक ज्यादा बढ़े होना, स्टैंडिंग होना, मूवमेंट नहीं होना, और थोड़ा अभ्यंग नहीं करना, और उनका कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी आता है इसमें। तो इसको देखते हुए भी स्नेहन स्वेदन, इसमें धारा बहुत अच्छा काम करता है सर। इसमें धारा जो कायसेक देते हैं और पिडिंची भी देते हैं, जो षष्टिशाली पिंड देते हैं, उसमें भी वो भी अच्छा रिजल्ट देता है। और वस्ती बहुत अच्छी है इसमें हमारी, जैसे अभी आपने बहुत अच्छे से बताया, सहचर आदि का भी देते हैं। और मैं इसमें त्रिफला, मधु, सहचर मिला करके उसमें थोड़ा मैं इसका यूज करती हूँ सर, शिलाजीत गौमय को बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट आता है। तो इसको देने से कंटिन्यूअसली पेशेंट का अग्नि को देखते हुए, उसका पाचन को देखते हुए, और उसका बलाबल को देखते हुए, इसको पहले लेखन करते हुए और फिर बलाबल को हम देते हैं। और वायु के संचरण के जो सबसे बेस्ट हमारी चिकित्सा है स्नेहन स्वेदन। स्नेहन इतने अच्छे से अपवर्ड को करे, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना करना, और साथ में थोड़ा थोड़ा इसको विरेचन भी देते रहें। तो इस तरह से पेशेंट को धीरे धीरे करने से दुर्वादी तेलम का भी इसमें अच्छा रोल है। दुर्वादी तेलम यदि हम बना लेते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज अच्छी कंपनी कोई भी ले सकते हैं। और इसमें और ज्यादा ऑक्सीडेशन जो होता है हम कर्पूरादि का देते हैं तो वो भी अच्छा रिजल्ट मिलता है।
तुर्परादी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, सारे कॉम्बिनेशन के साथ में इसको भी देते हैं, तो ये देते हैं सर। और स्टीम भी देते हैं उनको, निर्गुंडी, रसना और कोट मुचकादी, इन सब का उसमें थोड़ा सा अजमोदादी, इन सबको मिला करके। और सर इसमें एक और मेडिसिन यूज करती हूँ मैं, जो गौमय से भावित रहता है, रसनादि चूर्णम का, तो उसको डाल करके देते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, सॉफ्टनेस आ जाती है। पेशेंट को थोड़ा योग, आसान, व्यायाम, खान पान, जैसे अभी मैम ने बताया कि भी कम से कम पादाभ्याम करिए, अपना स्नान करिए, स्नान से पूर्व करिए, कम से कम नाभि पूरण करिए। और खान पान में भी आपको सारी चीजों को देखना है कि कहीं हम इस तरह से अभिसंधि वाले पदार्थ तो नहीं ले रहे हैं, कटुतिक तो को हम कंटिन्यूअसली तो नहीं ले रहे हैं, थोड़ा स्नेह पान भी लेना है हमको। ये सारी चीजों को देखते हुए करना सर। इसमें बाद में हार्ट के पेशेंट ये फिर बाद में क्रिएट हो जाते हैं। 2-3 पेशेंटों में मैंने देखा कि ये इन्होंने पहले लिया और बहुत अच्छे से चलने लगे, चल भी नहीं पाते थे, और बाद में उन्होंने लापरवाही किया, बाद में चिकित्सा भी छोड़ दिए, और फिर वो मॉडर्न में चले गए, और बाद में उनको कार्डियक के भी प्रॉब्लम आए हैं सर। जी सर। जी सही बताया आपने। वो थ्रोम्बस सर एक बात तो बतानी थी सर। हाँ जी बताइए। अभी मैडम ने क्योंकि बात की ना, तो उस पे से जस्ट ध्यान में आया थोड़ा सा। जब आप डॉपलर कराते हैं ना जो भी, तो कभी भी बायलैटरल डॉपलर कराइएगा, बिकॉज भले वो डीवीटी एक साइड में, बिकॉज मेनी अ टाइम देयर आर चांसेस कि जब हम डीवीटी बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग रहता है, बहुत पुराना रहता है, तो दोनों जगह का डॉपलर करा के लेना है। ट्रीटमेंट भी दोनों भी इसमें कराना, पंचकर्म अगर आप करें तो। लेकिन एक एनाटॉमिकली ये ध्यान में रखिएगा, हमारी जो डोर्सल वेनस आर्च है, वो डोर्सल वेन सारी ड्रेन करके जो भी है, और क्योंकि लोअर लेग में हमारा लोअर एक्सट्रीमिटी में क्या रहता है, आर्टरी और वेन्स का दोनों का एक ही वैस्कुलर शीथ रहता है। तो आप जब भी पंक्चर करें या सीरा वेद करें, तो कोई ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, मेजर वेन्स को कभी हाथ मत लगाइएगा, बिकॉज हमारे जितना भी डोर्सल वेनस आर्च है, वो जाने के बाद में डीप इसमें जब पेनेट्रेट करता है तो एंटीरियर टिबल वेन में कन्वर्ट हो जाता है या ड्रेन कर देता है। तो हमारा डीवीटी कहाँ पे है, क्लॉट कहाँ पे, ये फाइंड आउट करने के काफी सारी चीजें। अभी जैसे मैडम ने बताया कि लेपन वगैरह, ये लेपन या ये किया जाता है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट डीवीटी और दैट क्लॉट शुड बी ऑन टू द सुपरफिशियल वेन्स। जो हमारा प्लांटर आर्च अगर पोस्टीरियर मीडियली ये कर रहा है, टिबल वेन के थ्रू अगर ये कर रहा है, तो आगे चल के ये पॉप्लिटल वेन में, थाई वाले रीजन में जब कन्वर्ट होता है, तो एक और पॉइंट ध्यान वाली चीज है कि हमारे पॉप्लिटल वेन में एंटर करने के बाद में बैक साइड में इट एंटर्स थ्रू एडक्टर कैनाल, वहां का पेन भी बहुत सीवियर रहता है, वहां का साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो ऐसी शीट है कि जो हमारे वास्टस मीडियालिस और वास्टस लैटरलिस, मतलब थाई का एक ऐसा रीजन जहां से फीमोरल ट्रायंगल, हमारा इंग्वाइनल रीजन से फीमोरल ट्रायंगल जो बेस है, उसका एपेक्स जहां खत्म होता है, करेक्ट उस एपेक्स से ही हमारा एडक्टर कैनाल, उसी के अंदर वो पॉप्लिटल वेन, आर्टरीज एंड फीमोरल, ये सारी जो भी कन्वर्ट होगी। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर मेजर, क्योंकि एक कॉमन शीथ होता है वेन और आर्टरी का, तो पंक्चर करते वक्त में बहुत ज्यादा हाई कॉन्फिडेंस में जाके डीप वेन को बहुत संभाल के ये करना होता है, अदरवाइज हमारी सारी ट्रीटमेंट बहुत सेफ है। और दूसरा चीज, हमारा वात के स्थान में फीमोरल का जो एरिया है, जो हमारा थाई का एरिया, हमारे जो लेग का एरिया, तो ये हमेशा ध्यान में रखिए, जो सर ने बताए हुए बस्ती है, वो बस्ती साथ में चलते रहने चाहिए, बिकॉज बिलीव मी, अगर आप मेन बात पे कंट्रोल कर लेते हो, तो आप सारी जगह की वातिक जो चिकित्सा है उस पर काउंटर कर पाते हो। बिकॉज आफ्टर पॉप्लिटल व्हेन इट ड्रेन्स इनटू फीमोरल एंड देन इनटू एक्सटर्नल इलियाक, ये अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, आई फील दैट कि यू शुड नॉट टेक रिस्क, बिकॉज बहुत बड़ी रहती है इनकी डायमेंशंस, इनके जो भी डायमीटर्स है, तो वहां पे जो भी है हमेशा किसी का सपोर्ट लेके मॉडर्न के साथ में चल के आप ये कर सकते हैं। बिकॉज वो जो ड्रेनस वेन है, जैसे मैंने बताया, अपवर्ड डायरेक्शन रहना चाहिए, तो यहाँ के मसाज का भी, यहाँ के कर्म का भी तरीका रहता है, इट शुड बी ऑलवेज अपवर्ड टुवर्ड्स द हार्ट। लेकिन क्लॉट छूट के वो ऊपर की बड़ी वेन में अगर चला जाता है, तो इट इज ऑलवेज अ कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन। तो वो सारी चीजें, बिकॉज हम क्या है, मॉडर्न ड्रग का स्टडी नहीं करते, हम उसके साथ में मॉडर्न को टच नहीं करते, बट यू शुड नो कि इफ इट इज ऑन टू वर्क और ब्लड थिनर, देयर आर मेनी अ टाइम चांसेस कि अगर आप उसको उस क्लॉट को छोटा करते या बारीक करते, तो इट शुड नॉट बी इनटू सच अ बिग वेन, या ऐसे वेसल में नहीं होना चाहिए कि वहां से वो छोटा होने के बाद में फिर से कहीं पे जाके एंडल्प हो जाए। तो ये हमें पहले स्क्रीनिंग अच्छा, फिर डायग्नोसिस, फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की जितनी भी हमारी है चिकित्सा वो लागू करें।
जी जी मैम, यस बहुत अच्छा, इसी का ही रिस्क रहता है मैम। फिर बाद में क्या है कि पेशेंट यस 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 यदि इस मैम तरह से डिस्टर्ब होते हैं ना, तो डॉक्टर्स के कॉन्फिडेंस लूज हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं। और ये सारी चीजें हमारे आज दर्पण पे ही मिलती हैं। जब तक हम उसके मॉलिक्यूल्स को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय ना करें, शॉर्ट में ना कर दें, एकदम सूक्ष्म ना कर दें, तब तक हम उसको बहुत ज्यादा, हमको हाई उस पे नहीं ले जाना है। स्लोली स्मूथली उसको लेना है और धीरे 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 उसको, पेशेंट को कन्विंस करना है। वो पेशेंट को तो रहता है ना कि वो, अब हम आए हैं, 2 महीने हो गया हमारा ठीक नहीं हो रहा, 3 महीने हो गया, तो इन सब चीजों को उनको बहुत अच्छे से कन्विंस करके लेना। और थाई जोन वाला तो बहुत बहुत पेनिक होता है मैम। यू आर 100% राइट मैम, बहुत ही पेनिक होता है वहां पर। और ये हमारे लिए यदि जलौका करते हैं तो ये तो काफी अच्छा है, बट उसको भी देखते हुए हमको करना है और बहुत ग्रेजुअली करना है हमको, डायरेक्ट सब कुछ नहीं दे देना है उसको। जी मैम, थैंक यू। हाँ, किसी ने बोला है, निमिषा गुप्ता मैम जी हैं, उन्होंने फेसबुक पे पूछा है कि वेरिकोज वेन्स में अभ्यंग कर सकते हैं क्या? तो 100% करना ही चाहिए, प्रसारिणी तेल से, चंदन बड़ा लाक्षादी तेल या बाथ चमक तेल से, क्योंकि हम जितना अभ्यंग करेंगे उतना वायु का शमन होगा और रक्त वाहिनियों को ताकत मिलती है। इसलिए अभ्यंग तो करना ही चाहिए। अल्सरेशन है तब नहीं करना है, अल्सरेशन है तो स्वेदन भी नहीं देना है, उसको ध्यान में रखना है। जी, तो अभी हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं। बाकी किसी को कुछ बोलना है? डॉक्टर गुरप्रीत कौर मैम कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर गुरप्रीत कौर मैम, आपने अनम्यूट किया है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। अब हम 8:15 पे मिलेंगे और आज से एक नया सीरीज शुरू हो रहा है 8:15 बजे। इसमें हम बहुत हाई लेवल की बातें करेंगे और उसमें नया नया संप्राप्ति, नए नए चीजों पे बात करेंगे। आप लोग थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू।